हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप सुनेंगे दा विंची कोड का 5वां भाग। अध्याय 57। टीबिंग की स्टडी जैसी स्टडी सोफी ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। बहुत ही विशाल और भव्य वो स्टडी, एक साइंस लैब, एक लाइब्रेरी और एक कबाड़ खाने का अजीब सा मिश्रण थी। वहां बहुत सी मेजें थीं जो अनगिनत किताबों, कलाकृतियों और वैज्ञानिक उपकरणों जैसे सामानों से भरी पड़ी थी। आप कह रहे थे कि आपके पास उस औरत की तस्वीर है जिसके बारे में आपका दावा है कि वो होली ग्रेल है। चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए सोफी ने कहा, हाँ, मेरे पास वो चित्र है, लेकिन ये दावा मैं नहीं करता कि वो ग्रेल है। ये दावा खुद ईसा मसीह ने किया है। प्लीज मुझे दिखाइए वो कौन सा चित्र है। टीबिंग ने ऐसे ड्रामा किया जैसे वो भूल गया था। होली ग्रेल, सैंग्रियाल, प्याला, वो वहां है। उसने दूर की एक दीवार की ओर इशारा किया। उस दीवार पर द लास्ट सपर की 8 फुट लंबी तस्वीर लटक रही थी। सोफी चकरा गई। उसे लगा कि टीबिंग से कोई गलती हो रही है। ये तो वही चित्र है जो आपने अभी 2 मिनट पहले मुझे दिखाया था। टीबिंग ने हंसते हुए कहा, जानता हूं, लेकिन उसका ये बड़ा रूप कहीं ज्यादा रोमांचक है कि नहीं? सोफी ने लैंगडन से पूछा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लैंगडन मुस्कुराते हुए बोला, जैसा कि पता चलता है, द लास्ट सपर चित्र में होली ग्रेल वाकई में दिखाई देती है। लियोनार्डो ने उसको बड़ी ही प्रमुखता के साथ चित्र में शामिल किया है। 1 मिनट, सोफी ने उसे टोकते हुए कहा, तुमने मुझसे कहा था कि होली ग्रेल एक औरत है, लेकिन द लास्ट सपर 13 पुरुषों का एक चित्र है। क्या वाकई? जरा पास से देखो, टीबिंग ने कहा। अनिश्चय से भरी सोफी चित्र के करीब गई और उसने उन 13 आकृतियों को गौर से देखा। बीचों बीच ईसा मसीह, 6 शिष्य उनके बाईं ओर और 6 उनके दाईं ओर। उसने पुष्टि की, हाँ, वे सभी पुरुष हैं। और उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है जो सबसे सम्मानजनक जगह पर बैठी हुई है, प्रभु के दाएं हाथ की बगल में? सोफी ने ईसा के ठीक दाहिनी ओर बनी आकृति पर ध्यान दिया। जैसे ही उसने उस व्यक्ति के चेहरे और शरीर को ध्यान से देखा, उसके अंदर हैरानी की एक तरंग सी उठी। इस व्यक्ति के उड़ते हुए बाल थे, मुड़े हुए नाजुक हाथ थे और साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि वो एक औरत है। ये तो एक औरत है, सोफी हैरानी भरे स्वर में बोल उठी। टीबिंग अब भी हंस रहा था। आश्चर्य, आश्चर्य, मेरा विश्वास करो, ये कोई गलती से नहीं हुआ है। लियोनार्डो आखिर इतना अनाड़ी चित्रकार नहीं था। ईसा की बगल में बैठी उस औरत के ऊपर से सोफी की नजरें हट ही नहीं रही थी। उसने इस तस्वीर को अनेकों बार देखा था, लेकिन इस बात की तरफ कभी उसका ध्यान नहीं गया था। टीबिंग ने उसे बताया, हर कोई इसे देखने से चूक जाता है। इस दृश्य को लेकर हमारे पूर्वाग्रह इतने शक्तिशाली हैं कि हमारा दिमाग इस बात के प्रति हमें अंधा बना देता है और हमें नजर नहीं आता। इसे स्कोटोमा कहा जाता है, लैंगडन ने बताया। शक्तिशाली सिंबल्स के मामले में दिमाग कई बार ऐसा करता है। सोफी चित्र के थोड़ा और करीब गई। ईसा की बगल में बैठी हुई वो औरत युवा थी और अपने सौम्य चेहरे, खूबसूरत लाल रंग के बालों और शांत तरीके से मुड़े हाथों के साथ भक्ति भाव में डूबी लग रही थी। टीबिंग के अनुसार ये वो औरत थी जो अपने अकेले दम पर पूरे चर्च को ढहा सकती थी। सोफी ने पूछा, ये है कौन? माय डियर, ये मैरी मैग्डलीन है। लेकिन वो तो एक वेश्या थी, सोफी ने कहा। टीबिंग ने गहरी सांस ली। मैग्डलीन ऐसी कुछ भी नहीं थी। ये सारी बातें चर्च की फैलाई हुई हैं। चर्च को उसे बदनाम करना जरूरी था, क्योंकि वो उसके खतरनाक रहस्य पर, पवित्र ग्रेल की उसकी भूमिका पर पर्दा डालना चाहती थी। उसकी भूमिका मतलब? जैसा मैंने तुम्हें बताया था, शुरुआती दौर की चर्च लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती थी कि नश्वर पैगंबर असल में एक दिव्य हस्ती थे। इसीलिए
जो भी गॉस्पेल ये बताते थे कि ईसा वास्तव में एक इंसान थे, उनको बाइबल से हटाना जरूरी था। लेकिन दुर्भाग्य से एक ऐसा परेशान करने वाला प्रसंग था जो उनके गॉस्पेल्स में बार बार रिपीट होता था, और वो था मैरी मैगडलीन का प्रसंग, खास करके ईसा मसीह के साथ उसकी शादी का प्रसंग। क्या आप ये कह रहे हैं कि ईसा मसीह शादीशुदा थे? ये हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स का मामला है और दा विंची निश्चय ही इस बात के प्रति जागरूक था। द लास्ट सपर चित्र दर्शकों को चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि ईसा और मैगडलीन पति पत्नी थे। इस बात पर ध्यान दो कि ईसा और मैगडलीन ने एक दूसरे को प्रतिबिंबित करती हुई पोशाकें पहन रखी हैं। इस बार सोफी वाकई मंत्रमुग्ध थी। निश्चय ही उनकी पोशाकों के रंग एक दूसरे के उलट थे। ईसा ने लाल रंग का चोगा पहन रखा था और उसके ऊपर नीले रंग का आवरण डाला था। मैरी मैगडलीन ने नीले रंग का चोगा पहना था और उसके ऊपर लाल रंग का आवरण डाल रखा था, यानी यिन और यांग। अब अगली चीज देखो। इस बात पर ध्यान दो कि ईसा और उनकी पत्नी कमर से नीचे के स्तर पर एक दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं और एक दूसरे के विपरीत इस तरह से झुके हुए हैं जैसे कि वे जानबूझकर अपने बीच ये नेगेटिव स्पेस बना रहे हों। इससे पहले कि टीबिंग उसे वो आउटलाइन दिखाता, सोफी ने खुद ही उसे पहचान लिया। ये वी के आकार का उनका मध्य भाग था। ये वही चिन्ह था जो पहले लैंगडन ने ग्रेल के लिए बनाया था, प्याला और नारी का गर्भ। टीबिंग ने फिर से कहा, और अगर तुम ईसा और मैगडलीन को इंसानों की तरह देखने की बजाय एक आउटलाइन के रूप में देखोगी तो तुम्हें उसमें से उछल कर आती हुई एक और शेप दिखाई देगी, अल्फाबेट का एक लेटर। सोफी ने एक ही नज़र में उसे पहचान लिया। ये कहना कि वो लेटर उछल कर सामने आ रहा था बात को घटाकर कहने जैसा था, क्योंकि सिर्फ वो अक्षर ही था जो सोफी को इस वक्त नजर आ रहा था। चित्र के ठीक बीचों बीच जगमगाती हुई अचूक रूप से बनती एक बड़े से एम अक्षर की आकृति को कोई झुठला नहीं सकता था। ये इस कदर संपूर्ण है कि इसे सिर्फ एक संयोग माना ही नहीं जा सकता, टीबिंग ने कहा। लेकिन ये यहाँ क्यों है? सोफी ने कहा। टीबिंग ने कंधे उचकाए। हर चीज में षड्यंत्र सूंघने वाले लोग तुमसे कहेंगे कि ये मैरिज या मैरी मैगडलीन का प्रतीक है। ईमानदारी से कहूं तो इस बारे में निश्चित तौर पर कोई नहीं जानता। एकमात्र जो बात निश्चित है वो ये है कि ये छिपा हुआ एम गलती से नहीं बन गया है। ग्रेल से ताल्लुक रखने वाली हजारों कलाकृतियों में ये छिपा हुआ एम मौजूद है, चाहे फिर वो वाटरमार्क के रूप में हो, चित्र के नीचे ढकी उसकी आधार रेखा के रूप में हो, या किसी संकेत के रूप में। सोफी ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं मानती हूं कि ये छिपे हुए एम वाकई कुछ मतलब रखते होंगे, लेकिन इनके आधार पर ऐसा दावा तो नहीं किया जा सकता कि ये मैगडलीन के साथ ईसा के विवाह के सबूत हैं। बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ईसा और मैरी का विवाह ऐतिहासिक दस्तावेजों का मामला है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विवाहित व्यक्ति के रूप में ईसा उससे कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण लगते हैं जितने एक कुंवारे व्यक्ति के रूप में। ऐसा क्यों भला? सोफी ने पूछा। क्योंकि ईसा एक यहूदी थे। उस जमाने के यहूदी रिवाजों के मुताबिक किसी भी पुरुष को अविवाहित रहने का अधिकार नहीं था। अगर ईसा विवाहित न होते तो बाइबल के कम से कम एक गॉस्पेल ने इसका जिक्र जरूर किया होता और उनके कुंवारे रहने की कोई ना कोई वजह जरूर बताई होती। मेज पर पड़ी एक भारी भरकम किताब उठाकर टीबिंग ने उसे खोला। उस किताब का नाम था द नॉस्टिक गॉस्पेल। लैंगडन और सोफी दोनों एक साथ उस पर झुक गए। सोफी देख सकती थी कि उसमें कई फोटोज लगे हुए थे, जिन्हें देखकर साफ पता चलता था कि उन्हें किन्हीं पुराने दस्तावेजों को जूम करके तैयार किया गया था। ऐसे पुराने कटे फटे भोजपत्रों के फोटोग्राफ जिन पर हाथ से लिखा गया था। सोफी उनकी प्राचीन भाषा को पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन सामने के पेज पर उनके अंग्रेजी अनुवाद टाइप किए हुए थे। ये उन्हीं नाग हामदी और डेड सी स्क्रॉल्स की फोटोकॉपीज हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, टीबिंग ने कहा। ये शुरुआती दौर के ईसाई दस्तावेज हैं। ये बाइबल के गॉस्पेल्स से बिल्कुल मेल नहीं खाते।
शुरुआत करने के लिए ये देखो, द गॉस्पेल ऑफ फिलिप। सोफी ने उस अंश को पढ़ा। उसमें लिखा था, और मुक्तिदाता की कंपेनियन यानी संगिनी है मैरी मैगडलीन। ईसा अपने सारे शिष्यों के बीच सबसे ज्यादा प्यार उसी को करते थे। बाकी सारे शिष्य इस बात का बुरा मानते थे और अपनी नाराजगी दिखाते थे। उन्होंने उनसे कहा था, आप इसे हम सबसे ज्यादा प्यार क्यों करते हैं? इन शब्दों ने सोफी को हैरानी में जरूर डाला, लेकिन वे कहीं से भी निश्चयात्मक नहीं लगते थे। उसने कहा, इसमें शादी का जिक्र कहीं भी नहीं है। टीबिंग पहली लाइन की ओर इशारा करते हुए बोला, बात बिल्कुल इसके उल्टी है। जैसा कि एरामेइक भाषा का कोई भी जानकार तुम्हें बता देगा, कंपेनियन शब्द का अर्थ उन दिनों साथी नहीं बल्कि जीवन साथी होता था। लैंगडन ने भी सहमति में सिर हिलाया। सोफी ने पहली लाइन फिर से पढ़ी, और मुक्तिदाता की कंपेनियन यानी संगिनी है मैरी मैगडलीन। टीबिंग ने पुस्तक के पन्ने उल्टे और काफी सारे हिस्सों की ओर इशारा किया, जिन्हें पढ़कर सोफी को बहुत ही हैरानी हुई कि वे साफ तौर पर मैगडलीन और ईसा मसीह के रोमांटिक संबंधों की ओर इशारा करते थे। सर ली टीबिंग ने एक और हिस्से को पलटा। ये अंश गॉस्पेल ऑफ मैरी मैगडलीन से है। सोफी को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ईसा का कोई गॉस्पेल मैगडलीन के शब्दों में भी है। उसने उस इबारत को पढ़ा। उसमें लिखा था, और पीटर ने कहा, क्या मुक्तिदाता ने सचमुच ही हमारी जानकारी के बगैर किसी औरत से बात की थी? क्या हम सब भी उससे बात करें और उसकी बात सुनें? क्या वे उसको हम सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं? और लेवी ने जवाब दिया, पीटर, तुम हमेशा ही जरा सी बात पर बिगड़ उठते हो। अब मैं देख रहा हूं कि तुम एक औरत से प्रतिद्वंद्वी की तरह स्पर्धा कर रहे हो। अगर मुक्तिदाता ने उसे इस लायक बनाया है, तो तुम उसे खारिज करने वाले कौन होते हो? निश्चय ही मुक्तिदाता उसे अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए वे उसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। टीबिंग ने बताया, जिस औरत के बारे में ये लोग बातें कर रहे हैं वो मैरी मैगडलीन है। पीटर उससे ईर्ष्या करता है। क्योंकि ईसा मैरी को ज्यादा मानते थे इसलिए? सिर्फ इसलिए नहीं, दांव पर लगी हुई चीज महज इस लगाव से कहीं बड़ी थी। उस समय पर ईसा को संदेह हो चुका था कि उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा और सूली पर लटका दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने मैरी मैगडलीन को निर्देश दिया कि उनके चले जाने के बाद चर्च को किस तरह से जारी रखा जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि पीटर एक औरत के सामने अपने आप को दूसरे दर्जे की हैसियत पर पाकर अपना असंतोष जाहिर कर रहा है। मैं ये कहने का दुस्साहस करूंगा कि पीटर मर्दवादी था। सोफी अपने आप को थामे रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये सेंट पीटर हैं, वो सेंट पीटर, वो चट्टान जिस पर ईसा ने अपने चर्च को खड़ा किया था। जी हां, बिल्कुल वही। इसमें सिर्फ एक झोल है। इन गॉस्पेल्स के अनुसार वो पीटर नहीं था जिसको ईसा ने वो सारे निर्देश दिए थे जिनके मुताबिक ईसाई चर्च की स्थापना की जानी थी। वो सारे निर्देश मैरी मैगडलीन को दिए गए थे। आपका मतलब है कि ईसाई चर्च को एक औरत के द्वारा संचालित किया जाना था? बिल्कुल यही योजना थी। ईसा नारीवादी थे। उनका इरादा अपने चर्च के भविष्य को मैरी मैगडलीन को सौंपने का था और पीटर को इससे समस्या थी। लैंगडन ने द लास्ट सपर की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम देख सकती हो कि दा विंची इस बात के प्रति पूरी तौर से सजग था कि पीटर मैरी के प्रति कैसा महसूस करता था। सोफी एक बार फिर खामोश रह गई। चित्र में साफ दिख रहा था कि पीटर मैरी की तरफ डरावने ढंग से झुका हुआ था और अपना चाकू के फल जैसा हाथ उसकी गर्दन पर फेर रहा था, बिल्कुल वैसी ही धमकाने वाली मुद्रा में जैसी मैडोना ऑफ द रॉक्स में है। और अब यहाँ देखो, लैंगडन ने पीटर के पास के छोटे से समूह की ओर इशारा करते हुए कहा। सोफी ने आंखों को मिचकाया और शिष्यों की भीड़ के बीच से एक हाथ को बाहर निकलते हुए देखा। क्या वो हाथ खंजर हिला रहा है? हाँ, और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि अगर तुम हाथों की गिनती करो तो तुम देखोगी कि ये हाथ इनमें से किसी का भी नहीं है। ये शरीर से अलग किया हुआ एक हाथ है, अज्ञात। सोफी अब बुरी तरह से डरा हुआ महसूस करने लगी थी। माफ करना, लेकिन ये बात मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूं कि इन सब से मैरी मैगडलीन होली ग्रेल कैसे साबित हो जाती है।
टीबिंग एक बार फिर से मेज की ओर मुड़ा और उसने वहां से एक बड़ा सा चार्ट निकाला और सोफी के सामने फैला दिया। ये एक बड़ा सा फैमिली ट्री था। कम ही लोगों को इस बात का एहसास है कि मैरी मैग्डलीन ईसा का दायां हाथ होने के साथ साथ खुद भी पहले से ही एक प्रभावशाली औरत थी। सोफी उस फैमिली ट्री का शीर्षक देख सकती थी, बेंजामिन का वंश। और ये रही मैरी मैग्डलीन यहां पर। टीबिंग ने एक जगह उंगली रखते हुए उसे दिखाया। सोफी हैरान थी। मैरी बेंजामिन के वंश की थी? बिल्कुल, मैरी मैग्डलीन शाही खानदान से थी। लेकिन मेरे ख्याल से तो वो काफी गरीब थी। टीबिंग ने सिर हिलाया। एक शक्तिशाली परिवार के साथ मैग्डलीन के रिश्ते के सबूत को मिटाने के लिए उसको एक गरीब या वेश्या के रूप में पेश किया गया था। सोफी ने फिर से लैंगडन की ओर देखा और उसने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन अगर मैग्डलीन के शरीर में शाही खून मौजूद था तो शुरुआती दौर की चर्च को इससे क्या दिक्कत थी? टीबिंग मुस्कुराया। मेरी प्यारी बच्ची, ये मैरी मैग्डलीन का शाही खून नहीं था जिसे लेकर चर्च परेशान थी। असली समस्या ईसा के साथ उसके मेलजोल की थी, जिनकी रगों में भी शाही खून बह रहा था। जैसा कि तुम जानती हो, न्यू टेस्टामेंट की मैथ्यू की पोथी हमें बताती है कि ईसा डेविड के खानदान से थे, यहूदियों के सम्राट राजा सोलोमन के वंशज। बेंजामिन के शक्तिशाली खानदान में शादी करके ईसा ने 2 शाही रक्तों को मिश्रित किया था और इस तरह से एक बड़ा ही मजबूत राजनीतिक गठबंधन बनाया था। पवित्र ग्रेल का किस्सा शाही रक्त से ताल्लुक रखने वाला किस्सा है। जब ग्रेल का किस्सा उस प्याले के बारे में बात करता है जिसमें ईसा का रक्त भरा हुआ था, तो दरअसल वो मैरी मैग्डलीन के बारे में बात करता है, उस औरत के गर्भ के बारे में जिसने ईसा के शाही वंश को धारण कर रखा था। मैरी मैग्डलीन ईसा मसीह के वंश को धारण किए हुए थी, लेकिन ईसा का वंश हो कैसे सकता था जब तक कि उनकी कोई संतान न हो? इंसान के इतिहास की ये सबसे बड़ी लीपापोती है, टीबिंग ने कहा। ईसा मसीह न केवल विवाहित थे बल्कि वो एक पिता भी थे। मैरी मैग्डलीन पवित्र पात्र थी, वो 40 जो ईसा मसीह के वंश को धारण किए हुए थी। उसके पास वो गर्भ था जो उस वंश को धारण किए हुए था। सोफी को लगा कि उसके हाथों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। लेकिन इतने बड़े रहस्य को इतने सालों तक खामोश कैसे रखा जा सकता था? हे भगवान, वो खामोश ही तो नहीं रहा है। ईसा मसीह की शाही वंश परंपरा ही तो स्रोत है उस अब तक के सबसे चिरस्थायी किस्से का, पवित्र ग्रेल का। मैग्डलीन का किस्सा तरह तरह के किस्सों और पहेलियों की ओट में सदियों से चीख चीख कर सुनाया जाता रहा है। अगर तुम एक बार उसके प्रति अपनी आंखें खोलोगी तो तुम्हें वो किस्सा हर जगह मौजूद दिखाई देगा। और सैंग्रियाल डॉक्यूमेंट्स, क्या उनमें इस बात का सबूत है कि ईसा मसीह का कोई वंश था? सोफी ने पूछा। बिल्कुल है। तो इसका मतलब होली ग्रेल का पूरा किस्सा शाही रक्त के बारे में है। बिल्कुल। सैंग्रियाल शब्द सैन ग्रियाल या होली ग्रेल से निकला है, लेकिन अपने बहुत पुराने रूप में सैंग्रियाल शब्द एक दूसरी जगह से टुकड़ों में बंटा हुआ था। टीबिंग ने एक कागज के टुकड़े पर लिखा और सोफी को पकड़ा दिया। उस पर लिखा था सैंग रियल। सोफी तत्काल ही उसके अनुवाद को पहचान गई। सैंग रियल शब्दों का सीधा सा अर्थ था शाही रक्त। अध्याय 58। न्यूयॉर्क शहर के लेक्सिंगटन एवेन्यू में स्थित ओपस डेई के हेड ऑफिस का रिसेप्शनिस्ट फोन पर बिशप एरिंगारोसा की आवाज सुनकर हैरानी में पड़ गया। गुड इवनिंग सर, क्या मेरे लिए कोई मैसेज आया है? बिशप ने पूछा, जो बहुत ही बेचैन लग रहा था। हाँ सर, मुझे खुशी हुई कि आपने कॉल किया। मैंने आपके अपार्टमेंट पर फ़ोन किया था, लेकिन आपसे संपर्क नहीं हो सका। करीब आधा घंटे पहले एक अर्जेंट फ़ोन संदेश आया था। ओह, लगा इस खबर से बिशप को काफ़ी राहत महसूस हुई। क्या फ़ोन करने वाले ने अपना नाम बताया था? नहीं सर, सिर्फ पेरिस का एक नंबर। फ़ोन करने वाले का कहना था कि आपका उन्हें तुरंत फ़ोन करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, मैं इस फ़ोन का इंतज़ार ही कर रहा था। एरिंगारोसा ने जल्दी से फ़ोन काट दिया।
मेरा फ़ोन निश्चय ही कॉल रिसीव नहीं कर रहा होगा, उसने सोचा। यानी टीचर मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। लगता है पेरिस में आज रात सब कुछ ठीक ठाक ढंग से निपट गया है। एरिंगा रोसा ने जल्दी से ऑपरेटर द्वारा बताया गया नंबर डायल किया। दूसरी तरफ फ़ोन की घंटी बजी और कुछ देर बाद एक औरत का स्वर सुनाई दिया, एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल जुडिशियल पुलिस। एरिंगा रोसा हिचकिचाया। ये तो बहुत ही अप्रत्याशित था। मुझे इस नंबर पर फ़ोन करने के लिए कहा गया था। अपना नाम बताइए प्लीज़, उधर से पूछा गया। बिशप मैनुअल एरिंगा रोसा। 1 मिनट होल्ड करिए। फ़ोन पर एक खटखटाहट सुनाई दी। कुछ देर बाद एक आदमी फ़ोन पर आया। उसका लहजा रूखा और चिंतित था। मुझे खुशी है बिशप कि आखिरकार आपसे संपर्क कायम हो सका। आपको और मुझे बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है। अध्याय 59। सैंग्रियाल, सैंग्रियल, सैन ग्रियाल, शाही रक्त, पवित्र ग्रेल, ये सब कुछ आपस में उलझा हुआ था। होली ग्रेल मैरी मैग्डलीन है, ईसा मसीह के शाही वंशज की माँ। उस कमरे में खामोश खड़ी सोफी रॉबर्ट की ओर देख रही थी और खुद को पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रही थी। लैंगडन और टीबिंग ने आज रात उसे जो कुछ भी बताया था, उससे ये पहेली और भी ज्यादा अनिश्चित होती गई थी। टीबिंग ने लड़खड़ाते हुए किताबों की एक अलमारी की तरफ जाते हुए कहा, जैसा कि तुम देख सकती हो माय डियर, लियोनार्डो अकेला नहीं है जो दुनिया को होली ग्रेल की सच्चाई के बारे में बताने की कोशिश करता रहा है। ईसा मसीह की शाही वंश परंपरा का वृत्तांत दर्जनों हिस्टोरियंस द्वारा पूरे विस्तार से लिखा गया है। सोफी ने अपना सिर घुमाया और उन किताबों के शीर्षकों का मुआयना किया। द टेम्पलर रेविलेशन, सीक्रेट गार्जियंस ऑफ द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ क्राइस्ट, द वुमन विद द अलाबास्टर जार, मैरी मैग्डलीन एंड द होली ग्रेल, द गॉडेस इन द गॉस्पेल्स, रिक्लेमिंग द सेक्रेड फेमिनिन। लैंगडन ने कहा, ये सारी किताबें एक ही ऐतिहासिक दावे की पुष्टि करती हैं कि ईसा एक पिता थे और मैरी मैग्डलीन वो गर्भ थी जिसने उनके शाही वंश को धारण किया था। द प्रायरी ऑफ सायन आज के दिन तक मैरी को एक देवी के रूप में, पवित्र ग्रेल, गुलाब और देवी माता के रूप में पूजता है। द प्रायरी के अनुसार मैरी मैग्डलीन ईसा को सलीब पर चढ़ाए जाने के वक्त गर्भवती थी। ईसा के अजन्मे बच्चे की सुरक्षा की खातिर उसके पास उस पवित्र देश से भाग जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ईसा के विश्वासपात्र चाचा जोसेफ ऑफ एरिमेथिया की मदद से मैरी गुपचुप तरीके से फ्रांस आ गई। वहां पर उसे यहूदियों के बीच सुरक्षित पनाह मिली। यहां आकर ही उसने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम था सैरा। सोफी ने सिर उठाकर देखा। वे वाकई उस बच्ची का नाम जानते हैं? इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा। मैग्डलीन और सैरा की जिंदगियों के बारे में उनके यहूदी संरक्षकों ने पूरे विस्तार से लिखा है। याद करो कि मैग्डलीन की बेटी यहूदी सम्राट डेविड और सोलोमन के वंश से ताल्लुक रखती थी। इसी कारण फ्रांस के यहूदी मैग्डलीन को पवित्र मलिका के रूप में देखते हैं और उसको सम्राटों के शाही वंश की माँ के रूप में पूजते हैं। उस जमाने के बहुत से विद्वानों ने फ्रांस में बिताए गए मैरी के दिनों का वृत्तांत लिखा था, जिसमें सैरा के जन्म और उसके बाद का पूरा फैमिली ट्री शामिल है। सोफी और भी ज्यादा चमत्कृत थी। मतलब ईसा मसीह का फैमिली ट्री भी है? बेशक है, और ऐसा माना जाता है कि वो सैंग्रियल डॉक्यूमेंट्स की एक आधारशिला है, ईसा की शुरुआती संतानों की पूरी वंशावली। लेकिन अगर वो है भी तो उसका क्या फायदा? ये कोई ठोस सबूत नहीं है। हिस्टोरियंस चाहें भी तो उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकते। टीबिंग हंस पड़ा। अच्छा, तो क्या वे बाइबल की प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकते हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि इतिहास हमेशा जीतने वालों के द्वारा लिखा जाता है। जब दो संस्कृतियां आपस में टकराती हैं तो हारने वाले मिट जाते हैं और जीतने वाली जो संस्कृति होती है वो इतिहास की पुस्तकों का निर्माण करती है, और उन पुस्तकों में सिर्फ उनका अपना महिमा मंडन होता है और हारे हुए शत्रु को बुरा और दुष्ट रूप में दिखाया जाता है।
नेपोलियन ने एक बार कहा था कि इतिहास क्या है सिवाय एक ऐसे मनगढ़ंत किस्से के जिसके ऊपर सबने अपनी सहमति दे दी है। ये इतिहास की एक खास विशेषता है कि वो हमेशा एक तरफा लेखा जोखा होता है। सोफी ने इस नज़रिए से कभी नहीं सोचा था। सैंग्रियाल डॉक्यूमेंट्स ईसा की कहानी के एक दूसरे पक्ष के बारे में बताते हैं। ये आपकी आस्था और आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप कहानी के कौन से पक्ष में विश्वास करते हैं और कौन से में नहीं। जिन लोगों ने अपनी आंखों से सैंग्रियाल डॉक्यूमेंट्स को देखा था, उनका कहना है कि उन्हें 4 बहुत बड़े बड़े संदूकों में भरकर ले जाया गया था और दस्तावेजों के ये 4 संदूक ही वो खजाना था जो टेम्पलार नाइटों को सोलोमन के मंदिर के नीचे मिला था। वही दस्तावेज जिन्होंने नाइट्स को इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया था, वही दस्तावेज जो पूरे इतिहास के दौरान ग्रेल की अंतहीन खोजों का लक्ष्य रहे हैं। लेकिन आप कह रहे थे कि पवित्र ग्रेल मैरी मैग्डलीन थी। अगर लोग इन डॉक्यूमेंट्स की तलाश में लगे हैं तो फिर आप इसे पवित्र ग्रेल की खोज क्यों कहते हैं? टीबिंग ने इस बार कुछ धीमे स्वर में कहा, क्योंकि होली ग्रेल के छिपे होने की जगह में एक ताबूत भी शामिल है। होली ग्रेल की खोज असल में मैरी मैग्डलीन की अस्थियों के सामने घुटने टेकने की खोज है, एक बहिष्कृत नारी की, खोए हुए पवित्र नारीत्व की प्रार्थना के लिए की जाने वाली यात्रा। सोफी और भी ज्यादा हैरान थी। होली ग्रेल के छिपे होने की जगह असल में एक मकबरा है। टीबिंग की भूरी आंखें नम हो गईं। हाँ, मैरी मैग्डलीन की काया और उसके जीवन की सच्ची कहानी कहने वाले दस्तावेज को धारण करने वाला एक मकबरा। होली ग्रेल की खोज हमेशा से मैरी मैग्डलीन की खोज रही है, उस महारानी की खोज जिसके साथ इतना गलत सलूक किया गया, जिसकी महानता को वेश्यापन का नाम दे दिया गया और जो उन सबूतों के साथ दफन है जो सत्ता पर उसके परिवार का असली दावा पेश करते हैं। काफी देर खामोशी छाई रही। फिर सोफी ने कहा, तो क्या द प्रायरी के सदस्य इन पूरे वर्षों के दौरान सैंग्रियल दस्तावेजों और मैरी के मकबरे की रक्षा करते रहे हैं? हाँ, लेकिन इस ब्रदरहुड का एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य भी था, खुद उस वंश की रक्षा करना। ईसा का वंश निरंतर खतरे में था। शुरुआती दौर के चर्च को डर था कि अगर इस वंश को विकसित होने दिया गया तो आगे चलकर ईसा और मैग्डलीन का रहस्य सामने आ जाएगा। इतना होने के बाद भी ईसा का वंश फ्रांस में 5वीं सदी में फ्रांसीसी शाही रक्त के साथ अंतर्विवाह करने और मेरोविंजियन नाम की वंश श्रृंखला की रचना करने तक गुपचुप तरीके से विकसित होता रहा। इस बात ने सोफी को हैरानी में डाल दिया। मेरोविंजियन एक ऐसा शब्द था जिससे फ्रांस का एक एक छात्र परिचित होता था। मेरोविंजियन ने पेरिस की स्थापना की थी। आधुनिक प्रायरी ऑफ सायन के सामने एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है। उनके लिए सैंग्रियाल डॉक्यूमेंट्स की रक्षा करना अनिवार्य है, मैरी मैग्डलीन के मकबरे की रक्षा करना अनिवार्य है और ये भी अनिवार्य है कि वे ईसा की वंश श्रृंखला को पोषित करें और उसकी रक्षा करें, उस वंश के उन थोड़े से सदस्यों की जो अब आधुनिक काल में बचे रह गए हैं। सोफी ने एक अजीब सी थरथराहट महसूस की, मानो उसकी हड्डियों के भीतर एक नई सच्चाई गूंज रही हो। ईसा के वंशज जो आधुनिक समय में बचे रह गए हैं, उसके दादा का स्वर एक बार फिर उसके कानों में फुसफुसा रहा था, प्रिंसेस, मुझे तुम्हें तुम्हारे खानदान की सच्चाई बताना जरूरी है। उसकी मांसपेशियों में एक सिहरन सी दौड़ गई। ठीक उसी पल दीवार पर लगे इंटरकॉम पर नौकर की आवाज गूंजी और सोफी उछल पड़ी। क्या आप मेहरबानी करके जल्दी से रसोई में मेरे पास आ सकते हैं सर? टीबिंग इस बाधा से थोड़ा कुड़कुड़ाया। रेमी, तुम जानते हो मैं अपने मेहमानों के साथ बिजी हूं। अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम खुद ले लेंगे। गुड नाइट। सर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, बोलो। ये घरेलू मामला है सर, मेहमानों के सामने बात करना ठीक नहीं होगा। आपको प्लीज 2 मिनट के लिए यहां आना ही होगा। ये बात बहुत ही जरूरी है। अध्याय 60।
गलियारे में दूर होती टीबिंग की बैसाखियों की खटखट सुनते हुए सोफी अपने आप को खोखला सा महसूस कर रही थी। वो लैंगडन की ओर मुड़ी और उसने पाया कि वो पहले ही अपना सिर हिला रहा था, जैसे उसने उसके दिमाग में आ रहे भावों को पढ़ लिया हो। नहीं सोफी, वो फुसफुसाया, ठीक यही बात मेरे दिमाग में भी आई थी जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे दादा द प्रायरी में थे, और जब मुझे ये याद आया था कि वे तुम्हें तुम्हारे परिवार के बारे में कोई रहस्य बताना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सोनिए मेरोविंजियन नाम नहीं है, और शॉवेल ये मेरी माँ का सरनेम था। लैंगडन ने एक बार फिर नामे सिर हिला दिया। मेरोविंजियनों के सिर्फ 2 सीधे वंश बचे हुए हैं। उनके खानदानी नाम हैं प्लॉन्टेर और सेंट क्लेयर। ये दोनों परिवार छिपकर रहते हैं, शायद द प्रायरी की सुरक्षा में। सोफी के दिमाग में विचारों की आंधी सी चल रही थी। वो खामोशी के साथ द लास्ट सपर की ओर मुड़ी और उसने मैरी के लाल बालों और शांत आंखों को देखा। उस औरत के देखने के अंदाज में ऐसा कुछ था जिसमें किसी प्रिय व्यक्ति के खो जाने की गूंज थी। सोफी भी उसे अनुभव कर पा रही थी। मैं जानती हूं कि ली का कहना है कि ग्रेल का किस्सा हमारे चारों तरफ मौजूद है, लेकिन मैंने आज पहली बार ये सब कुछ सुना है। लैंगडन ने बड़ी ही कोमलता से कहा, तुमने उसकी कहानी पहले भी सुनी है सोफी। दरअसल हर किसी ने सुनी है, सिर्फ हमें उसका एहसास नहीं होता जब हम उसे सुनते हैं। क्या मतलब? ग्रेल की कहानी हर कहीं है, लेकिन वो छिपी हुई है। जब चर्च ने मैरी के बारे में बात करने पर बैन लगा दिया तो ये स्वाभाविक ही था कि उसकी कहानी अपेक्षाकृत सतर्क रास्तों से आगे बढ़ती, यानी प्रतीकों और कला के जरिए। लैंगडन ने द लास्ट सपर की ओर इशारा किया। ये उसका एक सटीक उदाहरण है। फिर उसने उसे जल्दी से दा विंची, बॉटिसेली, पूसा, बर्नीनी, मोजार्ट और विक्टर ह्यूगो के बारे में बताया, जिनमें से हर कोई लुप्त हो चुके पवित्र नारीत्व को वापस लाने की जरूरत के बारे में कहा करते थे। सर गॉवन एंड द ग्रीन नाइट, किंग आर्थर और स्लीपिंग ब्यूटी जैसी अमर कहानियां ग्रेल की ही कथाएं थीं। विक्टर ह्यूगो का हंचबैक ऑफ नॉटर डेम और मोजार्ट का मैजिक फ्लूट मैसोनिक चिन्हों और ग्रेल के रहस्यों से भरे पड़े थे। एक बार जब तुम होली ग्रेल के बारे में जान गई हो तो अब तुम उसे हर कहीं देखोगी, चित्रों में, संगीत में, किताबों में, यहाँ तक कि कार्टून्स और फिल्मों में भी। लैंगडन ने उसे अपनी घड़ी दिखाई जिसके ऊपर मिकी माउस बना था और उसे बताया कि वॉल्ट डिज्नी ने तो ग्रेल के किस्से को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने को अपने जीवन का खामोश लक्ष्य ही बना रखा था। डिज्नी को उसके पूरे जीवन भर आधुनिक युग का दा विंची माना जाता रहा। ये दोनों ही अपने युगों से कई पीढ़ियां आगे थे। दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली कलाकार थे, गुप्त संस्थाओं के सदस्य थे और सबसे मजेदार बात कि दोनों ही बहुत ज्यादा खुराफाती थे। लियोनार्दो की ही तरह वॉल्ट डिज्नी को भी अपनी कला में छिपे हुए संदेशों और चिन्हों को डालने में बड़ा मजा आता था। डिज्नी के जो गुप्त संदेश होते थे वो अधिकतर धर्म, पेगन विश्वासों और देवियों के किस्सों से जुड़े होते थे। ये कोई गलती नहीं थी कि डिज्नी ने सिंड्रेला, स्लीपिंग ब्यूटी और स्नो वाइट जैसे किस्सों को नए सिरे से कहा था। वो सारे किस्से जो पवित्र नारीत्व के अवतार से ताल्लुक रखते थे। इस बात को समझने के लिए किसी सिंबोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं थी कि स्नो वाइट, एक ऐसी राजकुमारी जो एक जहरीला सेब चख लेने के बाद अपना सम्मान खो देती है, ईडन के गार्डन से ईव के पतन का साफ साफ संकेत है। या फिर स्लीपिंग ब्यूटी की राजकुमारी ऑरोरा, जिसका गुप्त नाम था रोज और जिसे डायन के शिकंजे से बचाने के लिए घने जंगल में छिपाकर रखा गया था, बच्चों के लिए लिखी गई ग्रेल की कहानी थी। अपनी कॉरपोरेट छवि के बावजूद डिज्नी का ये व्यवहारिक और कौतुकपूर्ण तत्व उसके काम करने वालों के बीच आज भी बरकरार था और उसके कलाकार आज तक भी डिज्नी की चीजों में छिपे हुए चिन्ह डालने में बड़ा आनंद लेते थे। लैंगडन उस घटना को कभी नहीं भूल सकता था जिसमें उसका एक स्टूडेंट द लायन किंग की डीवीडी लेकर आया था और उसने फिल्म को उस जगह पर पॉज करके उसे दिखाया था जहां सिम्बा के सिर के ऊपर उड़ते धूल के कणों से बनता सेक्स शब्द साफ साफ नजर आ रहा था। और द लिटिल मरमेड में तो ऐसे चिन्ह थोक के भाव भरे हुए थे।
कितनी ही चीजें उसमें ऐसी थीं जो देवियों से इस तरह संबंधित थीं कि वो सिर्फ संयोग नहीं हो सकती थीं। जब लैंगडन ने द लिटिल मरमेड फिल्म पहली बार देखी थी तो उस वक्त उसकी सांसें थम गई थीं जब उसने इस बात पर ध्यान दिया था कि पानी के भीतर बने एरियल के घर में जो चित्र टंगा हुआ था वो कोई साधारण चित्र नहीं था, बल्कि 17वीं सदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार के द्वारा मैरी मैगडलीन के प्रति अर्पित की गई श्रद्धांजलि थी। ये मैरी की पेंटिंग थी और चित्र का नाम था पेनिटेंट मैगडलीन। उस छोटी सी मरमेड का नाम एरियल पवित्र नारीत्व के साथ बड़ा ही शक्तिशाली संबंध रखता था और बाइबल की ईजिया की पोथी में वो घिरे हुए पवित्र नगर का पर्याय थी। उस छोटी मरमेड के उड़ते हुए लाल रंग के बाल भी सिर्फ संयोग मात्र नहीं थे। टीबिंग की बैसाखियों की खटखट उस कमरे की ओर बढ़ी आ रही थी। इस बार उसकी चाल में काफी तेजी थी। जब उसने स्टडी में प्रवेश किया तो उसका चेहरा एकदम सख्त था। उसने ठंडे लहजे में कहा, बेहतर होगा कि तुम खुद ही इस बात की सफाई दो रॉबर्ट, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अध्याय 61। लैंगडन ने शांत बने रहते हुए कहा, मुझे फंसाया जा रहा है ली, तुम मुझे जानते हो, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। फॉर गॉड सेक रॉबर्ट, तुम टीवी पर हो, क्या तुम्हें इस बात की जानकारी थी कि पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है? तुमने मेरे विश्वास का नाजायज फायदा उठाया है। मुझे तो इस बात पर हैरानी है कि तुम यहां आकर और ग्रेल के बारे में यहां वहां भटकाकर मुझे जोखिम में डाल रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुम यहां छिप सको। मैंने किसी की हत्या नहीं की है टीबिंग। जैक सॉनिये मर चुके हैं और पुलिस का कहना है कि यह तुमने किया है। कला के लिए इतना बड़ा योगदान करने वाले शख्स को तुमने मार डाला। तभी उसका नौकर वहां आ खड़ा हुआ। सर, क्या मैं इन्हें बाहर निकाल दूं? ये काम मैं करूंगा। टीबिंग ने कांच के बने चौड़े दरवाजों का ताला खोला और बगल वाले लॉन की तरफ उन्हें पूरा खोल दिया। अपनी कार उठाओ और यहां से निकल जाओ। सोफी अपनी जगह से हिली भी नहीं। मेरी बात सुनिए सर ली, हमारे पास प्रायरी के कीस्टोन के बारे में जानकारी है। अपने बचाव के लिए एक और बहाना। रॉबर्ट जानता है कि मैंने उसको किस कदर खोजा है। उसे पाना कोई हंसी खेल नहीं है। वो सच कह रही है ली। इसी वजह से हम आज तुम्हारे पास आए थे, तुमसे कीस्टोन के बारे में बात करने के लिए। लैंगडन ने कहा, हमें मालूम है कि वो कहां पर है। ये बात सुनकर ऐसा लगा जैसे टीबिंग का संतुलन थोड़ा लड़खड़ा गया हो। रेमी अकड़ता हुआ कमरे के भीतर बढ़ा। मेरे मालिक ने आपसे कहा ना कि तुरंत यहां से चले जाइए। रेमी, थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। इस बार टीबिंग ने अपने नौकर को रोक दिया। नौकर निराश हो गया। लेकिन सर, मैं इनसे खुद निपट लूंगा, तुम यहां से जाओ। एक पल हैरान खड़ा रहने के बाद रेमी किसी भगा दिए गए कुत्ते की तरह वहां से बाहर निकल गया। टीबिंग सोफी और लैंगडन की ओर मुड़ा। उसके चेहरे का भाव अभी भी चौकन्ना था। बोलो, क्या जानते हो तुम कीस्टोन के बारे में? टीबिंग की स्टडी के बाहर घने झुरमुट में सिलास हाथ में पिस्तौल पकड़े कांच के दरवाजों के पार देख रहा था। कुछ ही पल पहले उसने घर का चक्कर लगाया था और देखा था कि लैंगडन और वो औरत आपस में बात कर रहे थे। इससे पहले कि वो अंदर जाता, बैसाखियों के सहारे चलता एक आदमी अंदर आया और लैंगडन पर चिल्लाने लगा। फिर उसने दरवाज़ा खोलकर उनसे बाहर निकलने को कहा। उसके बाद औरत ने कीस्टोन का जिक्र किया और माहौल बदल गया। चिल्लाहटें फुसफुसाहटों में बदल गईं, मिजाज ठंडे पड़ गए और कांच के दरवाजे जल्दी से बंद हो गए। अब छायाओं के बीच गठरी बना बैठा सिलास कांच के रास्ते अंदर झांक रहा था। वो जानता था कीस्टोन घर के अंदर ही कहीं पर है। अंदर चल रही बातचीत को सुनने के लिए वो छाया में बने रहते हुए ही कांच के थोड़ा और करीब खिसक आया। वो उन्हें 5 मिनट का वक्त देने वाला था। अगर इस बीच उन्होंने उजागर नहीं किया कि कीस्टोन उन्होंने कहाँ रखा हुआ है, तो सिलास को अंदर घुसना होगा और उनके साथ बल प्रयोग करना होगा। स्टडी के भीतर लैंगडन अपने मेजबान के आश्चर्य को महसूस कर पा रहा था। सोफी की ओर देखते हुए टीबिंग का गला रुंध गया। ग्रैंड मास्टर जैक सॉनिये,
सोफी ने उसकी हैरान आंखों की ओर देखते हुए सिर हिलाया। लेकिन ये बात तुम्हें तो मालूम हो ही नहीं सकती थी। तब लैंगडन और सोफी ने उसे जल्दी जल्दी सारी कहानी सुनाई और बताया कि किस तरह प्रायरी के चारों मुख्य सदस्यों की एक साथ हत्या कर दी गई थी। ये सब सुनते सुनते टीबिंग का चेहरा पीला पड़ चुका था। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो इतना बड़ा हमला करने की हिम्मत रखता है, जो ब्रदरहुड के बारे में इतना कुछ जान सकता है, ऐसी ताकत तो सिर्फ एक ही हो सकती है। इस तरह की घुसपैठ द प्रायरी के सबसे पुराने दुश्मन की ओर से ही मुमकिन हो सकती है। लैंगडन ने सिर उठाकर ऊपर देखा। तुम्हारा मतलब है चर्च? और कौन? रोम सदियों से ग्रेल की तलाश में जुटा हुआ है, और यकीन मानो अगर होली ग्रेल चर्च के हाथ लग गई तो वे उसे नष्ट कर देंगे, दस्तावेजों को भी और मैरी मैगडलिन की अस्थियों को भी। उसकी आंखें बोझिल हो गईं, और तब सैंग्रियल डॉक्यूमेंट्स के साथ सारे सबूत खत्म हो जाएंगे। इस ऐतिहासिक लड़ाई में चर्च की जीत हो जाएगी और अतीत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। सोफी ने उससे कहा, चिंता मत कीजिए, कीस्टोन को कोई खतरा नहीं है। और फिर जब उन दोनों ने सर ली को ये बताया कि वो कीस्टोन उस वक्त उसी के घर में उसके दीवान के नीचे रखा है, तो सर ली टीबिंग भावनाओं की अधिकता के कारण खुद को संभाल नहीं सका और पास पड़ी कुर्सी पर धंस गया। शैटो विलेट के बाहर हवा तेज हो गई थी और सिलास का चोगा हवा में नाच रहा था। हालांकि वो अंदर की अधिकतर बातचीत नहीं सुन पाया था, लेकिन कीस्टोन शब्द कई दफा कांच से छनकर उसके कानों में पड़ा था। इसका मतलब वो अंदर ही है। टीचर के शब्द उसके दिमाग में एकदम ताज़ा थे। शैटो विलेट के अंदर जाओ, कीस्टोन उठाओ, और इस बार किसी को मारने जैसी गलती मत करना। अगर ऐसा हुआ तो उस घर का मालिक, वो सनकी लंगड़ा, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा और हमारे काम में बाधा पड़ जाएगी। अब लैंगडन और दूसरे लोग उठकर दूसरे कमरे में चले गए थे। जाते जाते वे स्टडी की लाइटें बंद कर गए थे। सिलास कांच के दरवाजे की ओर रेंगा। उसको अंदर से खुला हुआ पाकर वो अंदर चला गया और फिर उसने धीरे से अंदर से उसे बंद कर दिया। वो दूसरे कमरे से आती दबी आवाज़ों को सुन सकता था। उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अध्याय 62। लेफ्टिनेंट कोल ली टीबिंग के घर के सामने खड़ा उस विशालकाय मकान को ताक रहा था। वो फैश को फोन करने ही वाला था कि आखिरकार उसका फोन बज उठा। फैश इस सारे घटनाक्रम से उतना खुश नहीं लग रहा था जितना उसने सोचा था। उसने थोड़ा कड़े स्वर में पूछा, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि हमें लैंगडन का कोई सुराग मिला है? आप फोन पर बिजी थे सर। अच्छा ठीक है, इस वक्त तुम कहाँ पर हो? कोल ने उसे पता बताया। ये जागीर टीबिंग नाम के एक ब्रिटेनी नागरिक की है। लैंगडन ने यहाँ आने के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय की है और उसका वाहन भी सुरक्षा द्वार के अंदर है, जिसे देखकर लगता नहीं कि वो ज़बरदस्ती अंदर घुसा हो। इसलिए ऐसा लग रहा है कि लैंगडन मकान मालिक को जानता है। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। मेरे आने से पहले कुछ मत करना, मैं खुद ही इससे निपटूंगा। कोल को गहरी निराशा हुई। लेकिन कैप्टन, आप यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर हैं। हमें तुरंत हरकत में आना चाहिए। मैंने उसकी टोह ले ली है। मेरे साथ कुल 8 आदमी हैं और हम में से 4 के पास फील्ड राइफल्स भी हैं। मैंने कहा ना, मेरा इंतजार करो। लेकिन कैप्टन, अगर लैंगडन ने अंदर किसी को बंधक बना रखा होगा तो क्या होगा? और अगर उसने हमें देख लिया और वो यहाँ से भाग गया तो? हमें तुरंत एक्शन में आना जरूरी है। लेफ्टिनेंट कोल, मेरे आने से पहले तुम कोई कार्रवाई नहीं करोगे, ये मेरा ऑर्डर है। और फैश ने फोन काट दिया। कोल गुस्से में दांत पीसता ही रह गया। वो फैश की इस हरकत को साफ साफ समझ रहा था। फैश इस गिरफ्तारी का श्रेय खुद लेना चाहता था। तभी उसके एक आदमी ने आकर उसे बताया कि उन्हें एक काले रंग की ऑडी कार दिखाई दी है। कोल ने अंदाजा लगाया कि लैंगडन उसी से आया होगा। तभी एक दूसरे गुप्तचर ने इशारा करके उसका ध्यान पीछे की ओर आकर्षित किया। जब उसने दूरबीन से वहां देखा तो पाया कि ठीक वैसा ही ट्रक वहां खड़ा था जैसा उसने बैंक में देखा था।
अब कोल को सारी बात साफ समझ आ रही थी। यही वो ट्रक था जिससे लैंगडन और नेवू बैंक से निकलकर भागे थे। उसने उस ड्राइवर के बारे में सोचा जिसे उसने नाके पर रोका था। उसके हाथ की रोलेक्स घड़ी, जाने के लिए उसकी हड़बड़ी। कोल को ये समझते देर न लगी कि बैंक के ही किसी आदमी ने भागने में उनकी मदद की थी। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर लैंगडन और सोफी ट्रक से यहां आए हैं तो फिर ऑडी लेकर कौन आया है। अध्याय 63। टीबिंग दीवान पर बैठा अपनी गोद में लकड़ी के उस बक्से को रखे उसके ढक्कन पर बनाए गए गुलाब की मन ही मन सराहना कर रहा था। आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे आश्चर्यजनक और जादुई रात थी। लैंगडन की बगल में खड़ी सोफी ने फुसफुसाकर कहा, इसका ढक्कन हटाकर देखो। टीबिंग मुस्कुरा दिया। मुझसे जल्दबाजी मत कराओ। इतने सालों तक इस कीस्टोन की तलाश करने के बाद वो इस पल के बारीक से बारीक हिस्से का स्वाद चखना चाहता था। उसने लकड़ी के ढक्कन पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए उसके फूल को अपनी उंगलियों पर महसूस किया। फिर उसने हौले से उसका ढक्कन खोलकर अंदर रखी हुई चीज को देखा। वो एक ही पल में समझ गया कि वो सिर्फ और सिर्फ कीस्टोन ही हो सकता था। उसने धीरे से क्रिप्टेक्स को अपने हाथ में उठाया और बड़े ही ध्यान से उसे देखा। सोफी ने उसे सिरके के बारे में, छल्लों के बारे में और क्रिप्टेक्स के बारे में और सब कुछ बताया। फिर वे दोनों इस बात पर विचार करने लगे कि उसके संभावित पासवर्ड क्या हो सकते थे। जब वे ये सारी बातें कर रहे थे, लैंगडन उस बॉक्स को ज्यादा अच्छी तरह देखने के उद्देश्य से उसे कमरे की एक ज्यादा रोशनी वाली मेज पर ले गया। टीबिंग की अभी अभी कही गई एक बात लैंगडन के दिमाग में चक्कर लगा रही थी। टीबिंग ने कहा था, ग्रेल की कुंजी गुलाब के संकेत के तले छिपी हुई है। लैंगडन ने लकड़ी के बक्से को रोशनी की ओर ऊपर उठाया और ढक्कन पर बने गुलाब के प्रतीक को जांचा। गुलाब के तले, कहीं इस गुलाब के नीचे तो कुछ नहीं है। उसके मन में ये विचार आया। क्या इस गुलाब को उखाड़ना संभव है? उसने सोचा। लेकिन उसे बनाने वाला काफी निपुण था। फिर उसने बक्से को खोलकर उसके अंदर के हिस्से की जांच की। वो चिकना था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी पोजीशन बदली, अचानक ही ढक्कन के निचले हिस्से में, ढक्कन के ठीक बीचों बीच उसे एक बहुत ही बारीक सा छेद दिखाई दिया जिसमें से रोशनी झिर रही थी। लैंगडन ने ढक्कन को बंद करके उसके ऊपर बनाए गए गुलाब को देखा। उसके अंदर कोई छेद नहीं था। इसका मतलब था कि अंदर बनाया गया वो छेद आर पार नहीं था। बक्से को मेज पर रखकर उसने कमरे में चारों ओर देखा और उसकी नज़र कागजों के ढेर पर पड़ी एक पेपर क्लिप पर पड़ी। क्लिप को उठाकर वो वापस बक्से के पास लौटा, उसे खोला और एक बार फिर से उस छेद को बारीकी से देखा। फिर उसने सावधानी के साथ पेपर क्लिप को सीधा किया और उसका एक सिरा छेद में घुसा दिया। फिर उसने हल्का सा दबाव डाला। उसे कोई ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे मेज पर किसी चीज के खट से गिरने की आवाज सुनाई दी। लैंगडन ने ढक्कन को देखने के लिए उसे बंद कर दिया। वो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा था, किसी पजल के टुकड़े जैसा। लकड़ी का बना वो गुलाब ढक्कन से बाहर निकलकर मेज पर गिर गया था। लैंगडन हैरानी से उस खाली जगह को देखता रह गया जहां पर पहले गुलाब था। वहां लकड़ी पर साफ लिखावट में लिखी 4 लाइनें थीं, एक ऐसी भाषा में जिसे लैंगडन ने पहले कभी नहीं देखा था। ये अक्षर किसी सामी भाषा के लगते हैं, उसने मन ही मन सोचा। तभी अचानक उसके पीछे हुई किसी हरकत ने उसका ध्यान खींचा। अचानक न जाने कहां से उसके सिर पर एक जोरदार मुक्का आकर पड़ा और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। गिरते हुए एक पल के लिए उसे लगा जैसे एक बेरंग प्रेत हाथ में पिस्तौल थामे उसके ऊपर मंडरा रहा है। इसके बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अध्याय 64। सोफी और टीबिंग दीवान पर बैठे आंखें फाड़े उस प्रेत को देख रहे थे जो अभी अभी न जाने कहां से कमरे में घुस आया था और आते ही उसने लैंगडन को नीचे गिरा दिया था। लैंगडन बेहोश हो चुका था और वे दोनों डर के मारे वहां बैठे कांप रहे थे। उसकी पिस्तौल उन दोनों के सिर पर तनी हुई थी। उसने बड़े ही स्पष्ट स्वर में कहा, ये कीस्टोन मुझे दे दो। तुम कीस्टोन के बारे में जानते हो?
टीबिंग का स्वर हैरानी से भरा हुआ था। इसकी चिंता मत करो कि मैं क्या जानता हूं और क्या नहीं। चुपचाप खड़े हो जाओ और इसे मुझे दे दो। खड़े होने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, टीबिंग ने कहा। अच्छी बात है, फुर्ती दिखाने की कोशिश नहीं कर पाओगे, उसने कहा। टीबिंग ने अपना दायां हाथ अपनी बैसाखियों पर सरकाया और बाएं हाथ से कीस्टोन को पकड़ लिया। भारी सिलेंडर को अपनी हथेली से दबाता हुआ और दाएं हाथ से बैसाखी को संभालता हुआ वो डगमगाता हुआ अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। वो आदमी अब उससे कुछ ही फुट की दूरी पर था और बंदूक को सीधे उसके सिर पर ताने हुए था। उसने कीस्टोन लेने को हाथ आगे बढ़ा दिया। बैसाखियों पर टिके आदमी ने कहा, ये काफी भारी है। अगर तुम जल्दी ही इसे नहीं पकड़ लेते तो मुझे डर है ये मेरे हाथ से गिर जाएगा। उसका हाथ अब डगमगा रहा था। वो खतरनाक ढंग से एक ओर को झुक गया। सिलास पत्थर को लेने फुर्ती से आगे बढ़ा और जैसे ही उसने ऐसा किया, बैसाखियों वाले आदमी का संतुलन बिगड़ गया। बैसाखी उसके नीचे से खिसक कर गिर पड़ी और वो दाईं तरफ गिरने लगा। सिलास पत्थर को थामने के लिए झपटा और इस कोशिश में उसकी पिस्तौल नीचे की ओर झुक गई, लेकिन कीस्टोन अब उससे दूर सरकता जा रहा था। वो आदमी जैसे ही अपनी दाईं ओर गिरा, उसका हाथ पीछे की तरफ झूल गया और सिलेंडर उसकी हथेली से छिटक कर दीवान पर जा गिरा। उसी पल में लगा जैसे वो बैसाखी जो उस आदमी के नीचे से खिसक रही थी, अचानक तेजी से आगे बढ़ी और हवा में एक बड़ा सा घुमाव बनाती हुई सिलास के पैर की ओर जा पहुंची। बैसाखी ने उसकी जांघ पर बंधे कांटेदार बेल्ट पर एकदम ठीक जगह जोरदार चोट की, जिससे कांटे पहले से ही घायल मांस में और ज्यादा धंस गए। एक जोरदार कराह के साथ सिलास नीचे गिर पड़ा। जैसे ही वो गिरा, उसकी पिस्तौल से कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ और उसकी गोली किसी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए फर्श के लकड़ी के बोर्ड में धंस गई। इससे पहले कि वो फिर से पिस्तौल को तानता और गोली चलाता, औरत का पैर सीधा उसके जबड़े पर पड़ा। घर के बाहर खड़े कोल को गोली चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसे में उसका ये कर्तव्य था कि वो तुरंत अंदर जाकर एक्शन ले, लेकिन फैश का आदेश उसके पैरों में बेड़ियां डाले हुए था। लेकिन फिर उसके दिमाग में ये विचार आया कि अगर उसके बड़े ऑफिसर्स ने उससे ये पूछा कि एक घर के अंदर गोलियां चलती रहीं और तुम बाहर खड़े इंतजार करते रहे, तो वो क्या जवाब देगा। उसने एक ही पल में फैसला ले लिया, उसे अंदर जाना ही होगा। जब लैंगडन को थोड़ा थोड़ा होश आया तो उसने देखा कि वो फर्श पर पड़ा हुआ था और उसका सिर दर्द से भन्ना रहा था। टीबिंग अपने नौकर रेमी पर चिल्ला रहा था। सोफी एक बर्फ की पोटली से उसके सिर की सिकाई कर रही थी और उसके पास ही एक बदरंग सन्यासी की विशाल काया बंधी हुई पड़ी थी, जिसका मुंह टेप से बंद था। वो बुरी तरह खून में सना हुआ था। लैंगडन ने उठने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा गया। उसने सोफी से पूछा, ये कौन है? यहाँ क्या हुआ है? सोफी ने उसे सारी बातें बताईं और ये भी कि कितनी सफाई से टीबिंग ने उसकी कांटेदार बेल्ट पर अपनी बैसाखी से चोट करके उसे अपने काबू में किया था। कांटेदार बेल्ट? ये तो ओपस डेई के लोग लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तुमने, टीबिंग ने कहा। लेकिन ओपस डेई होली ग्रेल को पाने की कोशिश क्यों कर रहा है? टीबिंग ने कंधे उचका दिए। सोफी ने लकड़ी के बॉक्स की ओर जाते हुए कहा, रॉबर्ट, ये क्या है? वो गुलाब के उस छोटे से टुकड़े को हाथ में लिए थी जिसे लैंगडन ने ढक्कन से अलग कर दिया था। बक्से पर इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि वे लाइनें हमें बता सकती हैं कि कीस्टोन को कैसे खोला जाना है, लैंगडन ने बताया। इससे पहले कि सोफी और टीबिंग कुछ और कहते, पहाड़ी के नीचे से पुलिस की नीली रोशनियों और सायरनों की जैसे बाढ़ सी आ गई, जो उस आधा मील लंबे मार्ग पर ऊपर की तरफ बढ़ रही थीं। टीबिंग की भौहें चढ़ गईं। दोस्तों, लगता है हमें कोई फैसला करना होगा और बेहतर होगा कि अगर हम इस फैसले को तुरंत करें। अध्याय 65। कोल और उसके गुप्तचर सर ली की जागीर के मुख्य दरवाजे से बंदूकें ताने हुए अंदर घुस पड़े। चारों ओर फैलते हुए उन्होंने पहली मंजिल के सारे कमरों की तलाशी ले डाली। बैठक के फर्श पर उन्हें बंदूक की गोली से बना एक छेद दिखाई दिया। हाथापाई के कुछ संकेत मिले, थोड़ा सा खून और एक अजीब सा कांटों वाला बेल्ट।
और इसके साथ डक्ट टेप का एक आधा अधूरा रोल। पूरी की पूरी मंजिल वीरान दिखाई दे रही थी। जिस वक्त कोल अपने आदमियों को बांटकर बेसमेंट और मकान के पीछे की तलाशी के लिए भेजने वाला था, ठीक उसी वक्त उसे ऊपर की मंजिल से आती कुछ आवाजें सुनाई दीं। वे ऊपर हैं, कहते हुए वो तेजी से ऊपर भागा। चौड़ी सीढ़ियों पर भागते हुए कोल और उसके आदमी अंधेरे कमरों और गलियारों को अच्छी तरह चेक करते हुए उस विशाल मकान के एक के बाद एक कमरों से गुजरते हुए बातचीत की उन आवाज़ों के करीब पहुंचते गए। ये आवाज़ें एक बहुत लंबे गलियारे के आखिरी कमरे से आ रही थीं। गुप्तचर बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद करते हुए उस गलियारे को पार करते गए। जैसे ही वे आखिरी कमरे के करीब पहुंचे, कोल ने देखा कि उस कमरे के दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए थे। आवाज़ें आनी सहसा बंद हो गई थीं और उनकी जगह किसी इंजन की अजीब सी घरघराहट सुनाई दे रही थी। अपने पिस्तौल ताने कोल ने संकेत दिया। खामोशी के साथ दरवाजे की चौखट पर पहुंचकर उसने लाइट स्विच टटोला और बत्तियां जला दी। लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। मेहमानों का एक खाली बेडरूम, एकदम साफ सुथरा। बिस्तर की बगल की दीवार पर लगे एक इलेक्ट्रॉनिक पैनल से किसी स्वचालित इंजन की घरघराहट सुनाई दे रही थी। कोल ने इस तरह के पैनल उस घर में और भी कई जगह देखे थे। ये एक किस्म का इंटरकॉम सिस्टम था। वो जल्दी से पैनल के पास भागा। उसमें बहुत सारे बटन लगे थे जिन पर लेबल लगे हुए थे। स्टडी, किचन, लॉन्ड्री, स्टोर, मास्टर बेडरूम, दुछत्ती, बाड़ा, लाइब्रेरी। बाड़ा। कोल कुछ ही सेकंड में नीचे जा पहुंचा और अपने साथ एक गुप्तचर को लिए पीछे के दरवाजे की ओर भागा। उन लोगों ने पिछवाड़े का लॉन पार किया और तेजी से बाड़े तक जा पहुंचे। इससे पहले कि वे अंदर घुसते, कोल को एक कार के इंजन की दूर जाती आवाज सुनाई दी। उसने अंदर जाकर वहां की लाइट जला दी। ये एक काम चलाऊ वर्कशॉप जैसा था। घास काटने की मशीन, कुछ ऑटोमेटिक उपकरण, बागवानी की सामग्री। पास की ही दीवार पर वैसा ही इंटरकॉम पैनल टंगा हुआ था। उसका एक बटन दबा हुआ था और संदेश दे रहा था, मेहमानों का सोने का कमरा 2। कोल एक झटके से मुड़ा। उसका गुस्सा अब अपने चरम पर था। वे इंटरकॉम की मदद से हमें चकमा देकर ऊपर की मंजिल पर भेजना चाहते हैं। बाड़े के दूसरे हिस्से की तलाशी लेते हुए उसे एक घोड़ों का अस्तबल दिखाई दिया, जिसका रूप बदलकर उसे एक ऑटोमेटिक पार्किंग सुविधा में बदल दिया गया था। वहां खड़ी गाड़ियों का कलेक्शन हैरान कर देने वाला था। एक काले रंग की फरारी, एक पुराने जमाने की रोल्स रॉयस, एक एंटीक एस्टन मार्टिन, एक विंटेज पोर्श 356। अंतिम जगह खाली थी। कोल वहां भागा और उसने फर्श पर पेट्रोल के दाग देखे। वे घर के परिसर से बाहर नहीं निकल सकते। इस खास स्थिति को रोकने के लिए 2 गश्ती कारों से वहां पहुंचने के रास्ते की नाकाबंदी पहले ही कर दी गई थी। उसके एक गुप्तचर ने हाथ से इशारा करके उसे कुछ दिखाया। बाड़े का पिछला हिस्सा पूरी तरह खुला हुआ था, जो बाड़े के पीछे रात के अंधेरे में फैले उबड़ खाबड़ खेतों के एक कीचड़ भरे ढलान की दिशा में चला गया था। कोल उस तरफ भागा और उसने बाहर के अंधेरे में देखने की कोशिश की। वहां दूर उसे एक जंगल की धुंधली सी छाया दिखाई दी। कोई हेडलाइट नहीं। कोल को पक्का विश्वास था कि उसके शिकार उस जंगल में कभी नहीं जाएंगे। फिर भी उसने कहा, कुछ लोगों को वहां फैला दो। वे लोग शायद पास में ही कहीं पर फंसे होंगे। ये फैंसी स्पोर्ट्स कारें इस इलाके को नहीं संभाल सकती। उसके गुप्तचर ने पास ही लगे एक बोर्ड की तरफ इशारा किया, जिस पर कई गाड़ियों की चाबियां टंगी हुई थीं। इन चाबियों के पास लगी पर्चियों पर भी वही नाम लिखे थे, डेमलर, रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन, पोर्श। आखिरी चाबी की जगह खाली थी। जब कोल ने उस खाली जगह के ऊपर लगी चिट को पढ़ा तो वो समझ गया कि वो मुश्किल में फंस चुका था। अध्याय 66। ये रेंज रोवर जावा ब्लैक पर्ल थी। 4 व्हील ड्राइव, स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन से युक्त, जिसमें हाई पावर वाले पॉलीप्रोपिलीन लैंप लगे हुए थे। रियल लाइट क्लस्टर की फिटिंग थी और व्हील दाईं ओर था। टीबिंग का नौकर रेमी अपने मालिक के आदेश पर शैटो विलेट के पीछे चांदनी में नहाए खेतों में इस गाड़ी को ले जाने का हुनर दिखा रहा था। बिना हेडलाइटों के उसने एक खुली टेकरी पार की थी और अब एक लंबी ढलान से नीचे उतरता हुआ और दूर निकलता जा रहा था। तुम्हारे सिर का क्या हाल है रॉबर्ट? सोफी ने चिंतित स्वर में पूछा। पहले से कुछ ठीक है,
लैंगडन ने कहा। उसकी बगल में बैठे टीबिंग ने सिर मोड़कर पिछली सीट के पीछे सामान रखने वाली तंग जगह में देखा, जहां रस्सियों में जकड़ा वो आदमी पड़ा हुआ था जिसके मुंह पर पट्टियां चिपकी हुई थीं। उसकी पिस्तौल टीबिंग के पास थी। टीबिंग ने पीछे से रेमी का कंधा थपथपाया और कहा, ध्यान रहे रेमी, कोई ब्रेक लाइटें नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल करना। मैं चाहता हूं कि पहले हम काफ़ी दूर निकल जाएं ताकि वे लोग मकान से हमें देख ना सकें। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अंधेरा इतना घना हो गया कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी रेमी बहुत धीरे धीरे अंदाज से गाड़ी चलाता जा रहा था। इसी तरह से थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद टीबिंग ने रेमी को फॉग लाइटें जला लेने का आदेश दिया। ये कच्चा रास्ता जंगल में करीब 3 किलोमीटर तक जाता है, उसने बताया, जागीर से होकर उत्तर की तरफ मुड़ता हुआ। अगर कोई अड़चन नहीं आई तो कुछ ही देर में हम 5 नंबर हाईवे पर होंगे। तभी पीछे पड़ा सिलास अपने बंधनों में कसमसाने लगा और पागलों की तरह अपने पैर पटकने लगा। टीबिंग उछलकर घूमा और उसने सीट के ऊपर से पिस्तौल उसके ऊपर तान दी। अगर तुमने ज्यादा चूं चपड़ की तो मैं तुम्हें गोली मारने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करूंगा। जबरदस्ती तुम मेरे घर में घुसे और फिर मेरे प्यारे दोस्त को तुमने मारा, इसलिए मुझे इस बात का पूरा हक है कि मैं यहीं तुम्हें मारकर इसी जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दूं। उसकी बात सुनकर सिलास ठंडा पड़ गया। अब वे तीनों इस बात पर विचार कर रहे थे कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। ये तो साफ था कि फैश बुरी तरह से हाथ धोकर उनके पीछे पड़ा था और वहने भी उनके खिलाफ था, और अब ऊपर से ओपस डेई का प्रतिनिधि ये आदमी और न जाने कहाँ से आ टपका था। चलो वहां से तो जैसे तैसे निकल आए, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? सोफी ने पूछा। टीबिंग बड़े ही आराम से मुस्कुराया और उसने अपनी कार में लगा फ़ोन उठाकर उस पर एक नंबर डायल किया। जब उधर से किसी ने फ़ोन उठाया तो उसने कहा, कैसे हो रिचर्ड? क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? आई एम सॉरी, मेरी एक छोटी सी समस्या है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। रेमी और मैं मेरे इलाज के सिलसिले में आइल्स जाना चाहते हैं। हाँ, दरअसल तुरंत, बिल्कुल अभी। इतना कम समय दे पाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्या तुम 20 मिनट में एलिजाबेथ को तैयार कर सकते हो? हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ ये काम जल्दी करा दो। जल्दी ही मिलते हैं। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। ये एलिजाबेथ कौन है? लैंगडन ने पूछा। मेरा प्राइवेट जेट। उसे हासिल करने के लिए मुझे किसी रानी की फिरौती जितनी रकम खर्च करनी पड़ी थी। तुम्हारा मतलब है हम यहाँ से प्लेन में भाग रहे हैं? ऐसे टाइम में जब पूरी जुडिशियल पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम फ्रांस में कितनी देर उनसे बच पाओगे? लंदन कहीं ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ये बात सोफी को भी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि टीबिंग की बात एकदम सही थी। हमारी मदद करके आप बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। आप फ्रेंच पुलिस से दुश्मनी मोल ले रहे हैं, उसने कहा। लेकिन हम लोग एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से बाहर कैसे निकल पाएंगे? टीबिंग हंस पड़ा। मैं एक अलग हवाई पट्टी से उड़ान भरता हूँ जिसका नाम है लाबूर्जे। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हर 15 दिन में मैं अपना इलाज कराने इंग्लैंड जाता हूँ और इस खास सुविधा के लिए मैं दोनों तरफ पेमेंट करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आने वाली है। कुछ देर के लिए गाड़ी में खामोशी छा गई। उस दम घोंटू अंधेरे में सिलास मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, कोई चमत्कार प्रभु, मुझे किसी चमत्कार की जरूरत है। मैंने टीचर और बिशप दोनों को निराश किया है। कीस्टोन इन लोगों के पास है, ये हमसे पहले उस तक पहुंच जाएंगे। कोई चमत्कार कीजिए प्रभु। सिलास के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि अभी से कई घंटों बाद ऐसा कोई चमत्कार वाकई होने वाला था। सोफी ने रॉबर्ट के चेहरे पर एक अजीब सा भाव देखा तो उससे पूछे बिना रहा नहीं गया। क्या बात है रॉबर्ट? क्या कोई परेशानी है? लैंगडन ने उसकी ओर देखा। उसने पाया कि उसके जबड़े भिंचे हुए थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में अभी अभी एक अजीब सा ख्याल आया था जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। क्या इस बात की कैफियत इतनी आसान हो सकती है? उसने सोफी से कहा, मुझे तुम्हारे सेलफोन की ज़रूरत है सोफी। मेरा ख्याल है
कि मैंने अभी अभी एक बात का पता लगा लिया है। कौन सी बात का? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मुझे अपना फोन दो। सोफी चौकन्नी दिखाई देने लगी। मुझे लगता है फैश मेरे फोन पर नजर रखे होगा, लेकिन 1 मिनट के अंदर उसे निपटाने की कोशिश करना। मैं अमेरिका के लिए किस तरह डायल करूं? लैंगडन ने पूछा। इसके लिए इस फोन का भुगतान उस आदमी को करना होगा जिसे तुम कॉल कर रहे हो। मेरी सर्विस अटलांटिक पार के इलाके को कवर नहीं करती। लैंगडन ने 0 डायल किया। वो जानता था कि अगले 60 सेकंड में उसको अपने उस सवाल का जवाब मिल सकता था जो उसे रात भर से परेशान किए हुए था। अध्याय 67। न्यूयॉर्क का संपादक जोनास फॉकमैन सोने के लिए अपने बिस्तर पर अभी लेटा ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। फोन उठाने पर एक ऑपरेटर की आवाज ने उससे पूछा, आपके लिए रॉबर्ट लैंगडन की कलेक्ट कॉल है, क्या आप उसका भुगतान करके उनसे बात करना पसंद करेंगे? ओह हाँ, ओके, कनेक्ट करो। लाइन क्लिक हुई। जॉनस, उधर से रॉबर्ट की आवाज आई। क्या रॉबर्ट, एक तो तुमने मुझे आधी रात को जगा दिया और ऊपर से मेरे ही पैसे ठुकवा रहे हो। माफ करना जॉनस, मैं ज्यादा देर बात नहीं करूंगा। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। जो मैन्युस्क्रिप्ट मैंने तुम्हें दी थी, क्या तुमने उसे? अरे सॉरी यार, सॉरी। मैं जानता हूं कि मैंने कहा था कि इस हफ्ते वो छप जाएगी और मैं तुम्हें उसे भेज दूंगा, लेकिन मैं काम में बहुत उलझा हुआ हूं। अगले सोमवार को पक्का भेज दूंगा। मैं उसे लेकर चिंतित नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या तुमने ब्लर्ब लिखवाने के लिए उसकी कोई कॉपियां मुझे बिना बताए बाहर कहीं भेजी हैं? फॉकमैन हिचकिचाया। लैंगडन की सबसे ताज़ा मैन्युस्क्रिप्ट में देवी उपासना के बारे में और मैरी मैगडलिन के बारे में कई अंश थे, जिनसे कई लोगों की उंगलियां उसके ऊपर तन जाने वाली थीं। इसीलिए जॉनस कुछ गंभीर हिस्टोरियंस और कला को जानने वाले लोगों की राय हासिल करना चाहता था। उसने कला की दुनिया के 10 बड़े नाम चुने थे और उनको उस मैन्युस्क्रिप्ट के सारे चैप्टर्स भेज दिए थे, और साथ में एक चिट्ठी भी भेज दी थी कि उनकी कृपा होगी अगर वे पुस्तक के जैकेट पर छापने के लिए अपनी कोई टिप्पणी भी भेज दें। फॉकमैन का तजुर्बा था कि अपना नाम छपा देखने के लिए अधिकतर लोग ऐसे मौकों पर उछलकर आगे आ जाया करते थे। जॉनस, लैंगडन की आवाज फिर से आई, तुमने उसे किसी को भेजा है ना? फॉकमैन ने महसूस किया कि लैंगडन इस बात से खुश नहीं था। वो मैन्युस्क्रिप्ट एकदम साफ सुथरी थी रॉबर्ट, और मैं तुम्हें हैरानी में डालना चाहता था। कुछ देर खामोशी रही, फिर लैंगडन ने अगला सवाल किया, क्या तुमने उसकी कॉपी पेरिस में लूव्र के क्यूरेटर को भी भेजी थी? हाँ बिल्कुल, सोनिए के नाम पर तो विचार करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तुमने वो कॉपी उन्हें कब भेजी थी? करीब 1 महीना पहले। मैंने उन्हें यह भी लिखा था कि तुम जल्दी ही पेरिस आने वाले हो, और उन्हें कहा था कि अगर वे चाहें तो उस दौरान तुमसे मुलाकात कर सकते हैं। क्या उन्होंने तुमसे मिलने के लिए कभी फोन किया? लेकिन अरे रुको, क्या तुमको इसी हफ्ते में ही पेरिस में नहीं होना था? हाँ, मैं पेरिस में ही हूं। अब फॉकमैन तनकर बैठ गया। अबे साले, तो तुम मेरे पैसे पेरिस से ठुकवा रहे हो? पैसे तुम मेरी रॉयल्टी से काट लेना जॉनस। ये बताओ कि क्या उसके बाद तुम्हें सोनिए का कोई संदेश मिला? क्या उन्हें वो मैन्युस्क्रिप्ट पसंद आई? पता नहीं, उसके बाद उनकी ओर से मुझे कोई सूचना नहीं मिली। खैर, इंतजार मत करना। फिलहाल मैं जल्दी में हूं, लेकिन इससे काफी सारी बातें साफ हो गईं। शुक्रिया। लेकिन रॉबर्ट सुनो तो। लेकिन लैंगडन फोन काट चुका था। फॉकमैन ने सिर हिलाते हुए फोन रख दिया। ये लेखक भी, ठीक ठाक दिमाग वाले भी आधे पागल ही होते हैं। रेंज रोवर के भीतर ली टिबिंग ने एक जोरदार ठहाका लगाया। रॉबर्ट, तुम ये कह रहे हो कि तुमने कोई मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है जो गुप्त संस्था के बारे में है, और तुम्हारे एडिटर का कहना है कि उसने उसकी कॉपी उस गुप्त संस्था को भेजी थी? हाँ, अब तो ये बात साफ हो ही गई है, लैंगडन ने कहा। टिबिंग अभी भी हंसे जा रहा था।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रायरी को लेकर तुम्हारी राय पॉजिटिव थी या नेगेटिव। मैंने तो बस ब्रदरहुड का इतिहास लिखा था और उनको आधुनिक युग के देवी उपासक समुदाय के रूप में और ग्रेल और प्राचीन दस्तावेजों के रक्षकों के रूप में दिखाया था। क्या तुमने उसमें कीस्टोन का भी जिक्र किया था? हाँ, कई बार। सोफी हैरानी में डूबी थी। उसने कहा, मेरा ख्याल है इससे PS रॉबर्ट लैंगडन की तलाश करो, इस बात की कैफियत हमें मिल जाती है। लेकिन लैंगडन का विचार था कि दरअसल उस मैन्युस्क्रिप्ट की कोई और ही चीज थी जिसने सोनिया की उसमें रुचि जगाई थी। लेकिन यह मसला ऐसा था जिस पर वो सोफी से अकेले में बात करना चाहता था। इसका मतलब यह हुआ कि तुमने कैप्टन फैश से झूठ बोला था, सोफी ने कहा। किस बारे में? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तुमने कहा था कि मेरे दादा और तुम्हारे बीच कभी भी पत्रों का आदान प्रदान नहीं हुआ। हाँ, तो वाकई नहीं हुआ। वो स्क्रिप्ट तो मेरे एडिटर ने उन्हें भेजी थी, मैंने नहीं। जरा इसके बारे में सोच कर देखो रॉबर्ट। अगर कैप्टन फैश को वो लिफाफा वहां मिला होगा जिसमें तुम्हारे एडिटर ने वो स्क्रिप्ट भेजी थी, तो उसने तो यही सोचा होगा कि वो उनको तुमने भेजी थी, या इससे भी बदतर कि वो तुमने उसी रात उन्हें दी थी और फिर तुमने उनका खून कर दिया। रेंज रोवर जब लाबूर्जे हवाई अड्डे पर पहुंची तो रेमी उसको हवाई पट्टी के दूर सिरे पर एक छोटे से विमान शेड के पास ले गया। एक खाकी वर्दी वाला आदमी तेजी से उनकी ओर आया। उसने कहा, ये तैयार है सर। देरी के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आपने भी अचानक ही कहा, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। उसने कार से उतरते बाकी लोगों को देखते हुए बीच में ही अपनी बात रोक दी। उसने पहले सोफी और लैंगडन को और फिर टीबिंग की ओर देखा। टीबिंग ने उससे कहा, मेरे दोस्तों और मुझे लंदन में जरूरी काम है। हमारे पास बर्बाद करने के लिए जरा भी वक्त नहीं है। प्लीज तुरंत रवाना होने की तैयारी करो। इतना कहते हुए टीबिंग ने कार से पिस्तौल निकाली और लैंगडन को पकड़ा दी। पिस्तौल को देखते ही पायलट की आंखें चौड़ी हो गईं। वो टीबिंग के नजदीक गया और फुसफुसाकर बोला, माफ कीजिएगा सर, लेकिन मुझे उड़ान की जो छूट मिली हुई है वो आपको और आपके नौकर को ले जाने के लिए ही है। मैं आपके मेहमानों को नहीं ले जा सकता। टीबिंग ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, रिचर्ड मेरे दोस्त, 2000 पाउंड स्टर्लिंग और ये भरी हुई पिस्तौल कहती है कि तुम मेरे मेहमानों को ले जा सकते हो, और साथ ही पीछे पड़े हुए उस बदकिस्मत आदमी को भी। इससे आगे की कहानी के लिए सुने दा विंची कोड का भाग 6।